नमस्कार, मैं हूं मनोल राजपूत। आप देख रहे हैं सीधे समाचार खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। मानवाधिकार दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। छात्राओं ने समझा मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का महत्व। देवला क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात, 30 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा एकलव्य विद्यालय। बीकानेर पश्चिम विधायक श्री जेठानंद व्यास ने रेलवे फाटकों का किया निरीक्षण। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ब्यावर के सचिव व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री कमल कुमार द्वारा विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में सचिव श्री कमल कुमार ने छात्राओं को मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और मानवाधिकारों का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने अधिकारों का सम्मान करे और दूसरों के अधिकारों की भी रक्षा करे। समाज में समानता, भेदभाव रहित व्यवहार और आपसी सद्भाव ही मानवाधिकारों की सबसे मूल भावना है। शिविर लगाने का या आयोजित करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि हम सब हमारे अधिकारों एवं देश, समाज, संस्था एवं स्वयं के प्रति जो हमारी ड्यूटीज हैं उनको जानें। हम सभी को ये अवश्य याद है कि हमारे अधिकार क्या हैं। हम स्कूल में आते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि हमारी क्लास समय पर प्रारंभ हो, अध्यापन हेतु नियमित समय पर और नियत समय पर उपस्थित हों। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि इन सब में आपका भी उतना ही योगदान है, आपका ही उतना ही कर्तव्य है कि आप भी नियत समय पर, नियत स्थान पर और निर्धारित गणवेश में अध्यापन कक्ष में उपस्थित रहें। हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में किसानों और पुलिस के बीच उत्पन्न स्थिति को सरकार ने गंभीरता और संवेदनशीलता से लिया है। सरकार लगातार शांति बहाल करने और किसानों की चिंताओं को दूर करने पर जोर दे रही है। डून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री की दीवार तोड़े जाने की घटना से शुरू हुआ विवाद बढ़ते बढ़ते आगजनी और पत्थरबाजी तक पहुंच गया। लेकिन इसके बाद सरकार तुरंत सक्रिय हुई और समझाइश, संवाद और समाधान तीनों मोर्चों पर प्रयास तेज कर दिए। सरकार का मानना है कि किसानों में उत्पन्न असंतोष की जड़ें पूर्व सरकार की नीतियों से जुड़ी हुई थीं, जिन्हें वर्तमान सरकार दूर करने के लिए कई सकारात्मक कदम उठा रही है। खाद्य मंत्री श्री सुमित गोदारा और मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने स्पष्ट किया कि मौजूदा सरकार किसानों के लिए दिन रात काम कर रही है। हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में इथेनॉल फैक्ट्री चालू करने का कांग्रेस सरकार में 2022 में इसका घोषणा की गई थी। उसमें इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड और कांग्रेस सरकार के बीच में 2022 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के बीच में एमओयू हुआ और इसकी भूमि का 2023 में औद्योगिक रूपांतरण करा गया, एनओसी जारी की गई उसके लिए। अब कल की घटना जो हुई उसमें कांग्रेस के नेता ही द्वारा इसका विरोध किया गया, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, साथ में कॉमरेडों के द्वारा, जबकि कांग्रेस के द्वारा ही इस प्रोजेक्ट का लाया गया था। उस समय यही बताया गया था कि इसमें किसानों को फ़ायदा होगा। पर कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण रही। उसमें असामाजिक तत्व, लगभग 1000 एक असामाजिक तत्वों ने जाकर उस फैक्ट्री पर हमला किया और 10 वाहन जलाए उन्होंने, जिसमें कुछ एक पल्लू की थाने की जीप भी थी और वहाँ कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके भी वाहन थे और भी एक प्राइवेट वाहन थे, वो जलाए गए। लगभग 2 दर्जन पुलिस कर्मचारियों को गंभीर चोट भी आई। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना आ रही, जबकि पुलिस प्रशासन उनसे बात भी करने को तैयार था, बात भी कर रहा था, पर जो असामाजिक तत्व आए उन्होंने प्रयास किया कि माहौल ख़राब है। और ये हमेशा से ही कांग्रेस के द्वारा और कुछ उस क्षेत्र में और काफ़ी जगह हमने देखा किसानों के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं, जबकि हनुमानगढ़ क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पर सरकार द्वारा हमेशा सबसे ज़्यादा किसानों को लाभ दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस भीषण गर्मी में गए वहाँ
हजारों करोड़ के गंगानगर हनुमानगढ़ में किसानों के खालों मोगों के लिए राशि जारी करी, और ना सिर्फ वो राशि जारी करी बल्कि किसान सम्मान निधि तो दे ही रहे। जबकि गेहूं जो सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में हनुमानगढ़ में होता है, 22 लाख मैट्रिक टन माननीय भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने पिछले साल जो लिया 22 लाख मैट्रिक टन गेहूं, उसमें से 8,62,000 मैट्रिक टन गेहूं यानी 40% गेहूं 2575 जो भारत में सबसे ज़्यादा समर्थन मूल्य पे गेहूं खरीदा गया वो हनुमानगढ़ जिले से खरीदा गया। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा माननीय भजनलाल जी का हमेशा रुख किसानों के लिए और बीजेपी का केंद्र सरकार का हमेशा किसानों को लाभ मिले वो रुक रहा है। पर वो काफ़ी जो कल के आंदोलन में जो इस तरह तथाकथित लोग शामिल हुए, राजस्थान से बाहर से भी कुछ लोग आए जिन्होंने माहौल खराब करने का बीड़ा उठाया, और कांग्रेस के विधायक और वहाँ के एमपी भी वहाँ आए। हम उनसे पूछना चाहते हैं, जब आपके पूर्ववर्ती सरकार मुख्यमंत्री द्वारा ये एमओयू जारी किया गया, आप ही के दौर ने प्रयास किया कि इस तरह के नवाचार राजस्थान में आए, तो आप अब क्यों विरोध कर रहे हैं और किसानों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? और जो ये फैक्ट्री आ रही है ड्यून इथानॉल प्राइवेट लिमिटेड, इससे ना सिर्फ वहाँ के स्थानीय लोगों को, श्रमिकों को रोजगार मिलेगा, बल्कि साथ में स्थानीय लोगों को जो प्राथमिकता मिलेगी उससे उस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन भी खेती में और अन्य क्षेत्र में आएगा। खेती में इसलिए क्योंकि देखिए वहाँ पर जो धान की खेती है उससे किसानों को लाभ मिलेगा, क्यों धान वहाँ पर लिया जाएगा। इथेनॉल में जो मिक्स ब्लेंड पेट्रोल होगा, एक तो मिक्स ब्लेंड पेट्रोल के लिए बायोफ्यूल निकलेगा, और दूसरा वो पशुधन में उपयोग के लिए कैटल फीड का भी उत्पादन होगा वहाँ से, और तीसरा चावल व मक्के का जो बायो प्रोडक्ट में चारा निकलता है वो भी सस्ता मिलेगा। तो अनेक तरह से किसानों को इसमें लाभ ही लाभ है। पर सबसे बड़ा विषय जो वहाँ पर गुमराह किया जा रहा है लोगों को, वो ये इस उद्देश्य लेकर कि साहब इससे वहाँ पर पानी निकाला जाएगा, अब ये कि पानी का दोहन होगा। अब ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस इकाई में जो एमओयू कांग्रेस सरकार ने साइन किया था और जो आज वो कंपनी उसको फॉलो कर रही है, वो ये कि ईटीपी इथानॉल ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा। और इथानॉल ट्रीटमेंट प्लांट से क्या होगा, इकाई में निकले पानी का पुनः उपयोग हो सकेगा। इससे पानी बिल्कुल भी प्रदूषित भी नहीं होगा था, पानी का एक एक बूंद का इस्तेमाल होगा, पानी का दोहन नहीं होगा। इस कारखाने को लगाने की अनुमति मिली, कार्रवाई प्रारंभ हुई, वो कारखाना उस समय पूर्ण नहीं हो सका और अब उसको पूर्ण करने की कार्रवाई चल रही है। तो पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जिस कारखाने को लगाने की अनुमति हुई, लैंड का अलॉटमेंट हुआ, एमयू साइन हुए, अगर उसको आगे बढ़ाया जाता है, उस सरकार के भागीदार रहे या उसमें वर्तमान में हिस्सेदारी रखने वाले या उस सरकार में जिस दल की थी उसके सक्रिय सदस्य आकर के इस तरह का माहौल ख़राब करे, ऐतराज़ करे, तो हम समझ में आता है कि कांग्रेस की किस तरह की दोहरी नीति है। मैं करूं तो ठीक है, आप करें तो गलत है। ये पहला तो मेरा इनसे निवेदन ये है कि दोहरी नीति स्पष्ट रूप से कांग्रेस की सामने आई है। दूसरे जो भी राजनीतिक दल अगर उसमें अपने आप को दिखा रहे हैं तो उनको भी सोचना चाहिए कि जब इसकी परमिशन दी गई, कारखाना की मंजूरी हुई, काम प्रारंभ हुआ, उस वक्त कोई नहीं बोले और 2 साल से काम चल रहा है। तीसरा ये, जैसा आदरणीय सुमित जी ने बताया कि इसके जो समझौता पत्र साइन हुए उसमें पूरी शर्तें किस तरह से पालना की जाएगी उसकी स्पष्ट वर्णन है। वर्तमान सरकार जब से आई है किसानों के लिए रात और दिन काम कर रही है और इस कारखाना भी किसानों के हित में, पर्यावरण के हित में है। चाहे किसान हो या हमारे समाज का कोई तबका हो, राजस्थान के आवाम का कोई भी सदस्य हो, उस सरकार से बात करने के लिए हमेशा तैयार है। सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। कल भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी कार्रवाई उनको बताया, समझाया, लेकिन कुछ मोब में, भीड़ में असामाजिक तत्व घुस जाते हैं, फिर वो तोड़ फोड़ करते हैं, गाड़ी जलाते हैं, जिससे माहौल ख़राब होता है और मजबूरन फिर पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है। जानबूझ करके कोई एक्शन नहीं लेता है। उनकी ओर से उग्रता का तीव्र प्रदर्शन किया गया, गाड़ियां जलाना, दीवार तोड़ना, ये एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ठीक नहीं है। इस सरकार ने किसानों के लिए जितने काम किए उसको बार बार आपको गिनाए गए।
एमएसपी बढ़ाने का हो, गेहूं का 150 तक हमने एमएसपी बढ़ाई है, अन्य जिन्सों पर भी एमएसपी बढ़ाई है। पहली सरकार है जिसने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि घोषणा की और 9,000 तक की इसको बढ़ाई है। ये पहली सरकार है जिसने किसानों को दिन में बिजली देने का कार्य प्रारंभ किया और अभी 22 जिलों में दिन में बिजली दे रहे हैं, बिजली में आत्मनिर्भर बनने की ओर जा रहे हैं। ये सरकार है जिसने किसानों के सम्मान के लिए उनके कृषि कनेक्शन जितने ड्यू थे उसे अधिक से अधिक देने का प्रयास किया और दिए भी हैं। तो ऐसे अनेक कदम वर्तमान भाजपा सरकार ने यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उठाए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं काश्तकार हैं। हम उनमें से उनके साथी ज़्यादातर हम सब काश्तकार हैं, हाथ से खेती की हुई, हम किसान के दर्द को जानते हैं। राजनीति करना अलग विषय हो सकता है, राजनीति और किसी मुद्दे पर की जा सकती है, लेकिन उस क्षेत्र जो शांत रहा है, पहले उनके कार्यकाल में कभी शांत नहीं रहा। किसानों के हितों की वहाँ बात हो रही है, सिंचाई के लिए वहाँ साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, खेलों में व्यवस्था की जा रही है। ऐसी स्थिति में मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि ये प्रायोजित आंदोलन करवाया गया है, किसानों का आंदोलन नहीं है, ये प्रायोजित आंदोलन है। उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ और सभी से नम्रता से निवेदन करता हूँ कि सरकार से वार्ता करें, अपनी बात कहें, जो कानून सम्मत है वो सब उनकी मानी जाएगी, लेकिन कानून को हाथ में लेने का प्रयास नहीं करें। खैरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के नया गांव ब्लॉक में सांसद खेल महोत्सव के दूसरे चरण की शुरुआत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थाना के खेल मैदान में हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ जनप्रतिनिधि श्री नानालाल आहारी के मुख्य आतिथ्य में और सांसद खेल प्रतियोगिता के जिला संयोजक श्री अमित कलाल की अध्यक्षता में किया गया। अपने संबोधन में जनप्रतिनिधि श्री आहारी ने कहा कि खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए और अपनी प्रतिभा को खुलकर प्रदर्शित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि शिक्षा के साथ साथ खेल भी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि खेल शारीरिक और मानसिक विकास दोनों के लिए आवश्यक है। जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर 11 से 25 दिसंबर 2025 तक होने वाले विशेष कार्यक्रमों की तैयारी पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्यक्रमों को भव्य तरीके से आयोजित करें। जिला कलेक्टर ने बताया कि तय कार्यक्रम कैलेंडर के अनुसार हर दिन अलग अलग गतिविधियां होंगी। जिला कलेक्टर ने सभी नोडल अधिकारियों से कहा कि वे समय रहते तैयारियां पूरी करें और अधिक से अधिक जनता की भागीदारी सुनिश्चित करें। गोगुंदा के देवला क्षेत्र को बड़ी सौगात मिली है। यहां जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं गृह रक्षा विभाग मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एकलव्य आवासीय विद्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। समारोह में मंत्री श्री खराड़ी ने कहा कि सरकार जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो सिरोही की ओर से जालौर स्टेडियम परिसर में 2 दिन की मल्टीमीडिया प्रदर्शनी शुरू हुई। वंदे मातरम की पुकार, श्रमिक सुधार का विस्तार थीम पर आधारित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि आमजन को चाहिए कि वे प्रदर्शनी में आकर केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी लें और उनका लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रदर्शनियां लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का अच्छा माध्यम होती हैं। अटरू पंचायत समिति के सभागार में साधारण सभा का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी श्री सुनील कुमार पिपलीवाल और प्रधान वंदना नागर ने की। इस दौरान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर लगने वाले शिविरों के लिए उपखंड अधिकारी श्री सुनील पिपलीवाल ने जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिविरों में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहें और पूरी जानकारी के साथ भाग लें। उन्होंने यह भी साफ कहा कि अधिकारी बाहर गए हैं या जानकारी नहीं है जैसे बहाने स्वीकार नहीं किए जाएंगे। किसी भी विभाग से जो भी प्रतिनिधि आए उसे सभी जानकारियों के साथ उपस्थित रहना होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पिछले 2 वर्षों में सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को जमीन पर उतारकर महिलाओं, किसानों, युवाओं, श्रमिकों और आमजन के जीवन में बड़ा सुधार किया है। जिला प्रभारी मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम ने प्रेस वार्ता में कहा कि जिला प्रशासन और सभी विभागों ने मिलकर यह सुनिश्चित किया है कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। स्थान में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में इन 2 वर्षों में जो विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है, हम रोज जो सड़कें बना रहे हैं, आवागमन के साधन उपलब्ध कराने के लिए
हम ग्रीन एक्सप्रेस वे बना करके राजस्थान की कनेक्टिविटी को और सुलभ करना चाहते हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में जो दिन में बिजली देने का वादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया कि 2027 में हम दिन में बिजली देंगे, उसमें हम बहुत आगे बढ़े हैं और 22 जिलों को दिन में बिजली देना हमने शुरू किया है। बाकी ट्रांसमिशन सिस्टम को ठीक करने के लिए हमने बहुत GSS स्वीकृत किए हैं। वो जैसे ही खड़े हो जाएंगे तो 1 साल के अंदर हम किसानों को दिन में बिजली दे पाएंगे, व्यापारियों को भी निर्बाध रूप से बिजली देंगे, आम उपभोक्ता को बिजली दे पाएंगे, युवाओं को रोजगार देने का जो कीर्तिमान स्थापित किया है। 92,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिए, 1,56,000 पाइपलाइन में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम 5 साल में 4 लाख युवाओं को नौकरी देंगे सरकारी, 10 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने का काम करेंगे। उस पर हमने काम किया है। 35 लाख करोड़ के MOU जो हमने किए, उनमें से 8 लाख करोड़ के MOU धरातल पर आ गए। किसान समृद्ध हो, इसके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो 6,000 मिलती है, उसमें 3,000 और ऐड किए, 9,000 हमने देना शुरू किया और इन 5 सालों में 12,000 तक ले जाने का हम काम करेंगे। किसान को पानी मिले, पेयजल की सुविधा हो। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसका नाम राम जल सेतु लिंक परियोजना रखा है, उस पर काम शुरू कर दिया है। शेखावाटी में जमुना का जल आए, उसकी DPR तैयार हो गई। ब्राह्मणी नदी के पानी को हम ला रहे हैं और जो पानी अरब सागर में बह करके चला जाता है, उसको राजस्थान के बांधों में ला करके राजस्थान की मरुभूमि को समृद्ध करने का जो हमारा संकल्प है, महिलाओं को समृद्ध करने का काम किया, उनको लखपति दीदी बनाने का काम किया। हमने छात्राओं को स्कूटी देने का काम किया, साइकिल देने का काम किया। माँ वाउचर योजना में हमने राशि देने की बात की है। युवाओं को अनुपूर्ति योजना में हमने जिस तरह का पुनर्भरण का काम किया है, राजस्थान इस वक्त कानून व्यवस्था की दृष्टि से सुदृढ़ है। 13% से ज़्यादा अपराधों में कमी आई है। लोग कहने लगे हैं कि जो स्लोगन था आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, उस पर राजस्थान की पुलिस काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी का जो सफल नेतृत्व है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में राजस्थान की सरकार राजस्थान को विकसित प्रदेशों में शामिल करने की दौड़ में शामिल हो गई है, क्योंकि 2047 में जब भारत विकसित देशों की श्रेणी में आएगा तो उस यात्रा में राजस्थान पहले नंबर पर होगा। नीमका थाना में भजनलाल सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर सामाजिक सरोकारों की मिसाल पेश की। यह शिविर समाजसेवी डॉक्टर RS झाकड़ के सानिध्य में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान जिलाध्यक्ष श्री मनोज बाटड़ ने कहा कि भजनलाल सरकार के 2 वर्षों के सुशासन में अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत हुई है, जिससे प्रदेश की जनता को पूर्व सरकार की तानाशाही नीतियों से मुक्ति मिली। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम कर रही है। फतेहपुर शेखावाटी में BLO श्री शमसुद्दीन और श्री संतोष शर्मा का माल्यार्पण कर गर्मजोशी से सम्मान किया गया। दोनों BLO ने अभाग संख्या 149 के SIR कार्य को निष्ठा, सत्यनिष्ठा और पूर्ण कर्तव्य परायणता के साथ संपन्न किया। सम्मान समारोह में BLO शमसुद्दीन ने विश्वास दिलाया कि वे वार्ड के वंचित एवं नव मतदाताओं के नाम जुड़वाने में पूर्ण सहयोग प्रदान करते रहेंगे। बीकानेर पश्चिम के विधायक श्री जेठानंद व्यास ने कोटगेट और सांखला रेलवे फाटकों का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि समस्या का समाधान तुरंत किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है और इसमें किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए बजट पहले ही स्वीकृत कर दिया है। भूमि अधिग्रहण की प्रगति भी जानी गई और अधिकारियों को रेलवे और प्रशासनिक विभाग के बीच समन्वय से कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए गए। कोर्ट के रेलवे फाटक के समाधान हेतु मैं मौके पे गया। BDA के अधिकारी और PWD के अधिकारी, निगम और ये BKCL, इन सबको बुला के जो समस्या उनके बीच में आ रही थी उनको दूर करने का हमने प्रयास किया है और ऐसा निर्देश भी इनको दिया है कि इस महीने में ही सारी समस्याएं दूर होकर काम शुरू होना चाहिए। मैं अभी जयपुर गया तो जयपुर में दिया कुमार जी मिला और इनके जो SAS है परवीन जी गुप्ता, उनसे मिला। उन्होंने भी फ़ोन करके ये कहा कि अतिशीघ्र शुरू होना चाहिए, जो भी समस्या है उसे दूर करो। और
पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने मुझे आश्वासन दिया कि कल से हमारा जो पुरानी जेल के स्थान पर मटेरियल निकालना शुरू कर देंगे। अब इसमें जो ज़मीन अधिग्रहण का मामला है उसमें सबको पेमेंट करना, ये 10 दिन के अंदर करने का कहा है। डीडवाना में कस्टोडियन जमीनों को सरकारी घोषित करने के खिलाफ लंबे समय से चल रहे किसानों के आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से देखते हुए राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी किसानों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन और अभ्यावेदन में उठाए गए बिंदुओं की विधिक समीक्षा करेगी और अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। विधायक श्री यूनुस खान ने कहा कि डीडवाना में सैकड़ों किसान परिवार 78 वर्षों से कस्टोडियन जमीनों पर काबिज हैं, जो उनकी पुश्तैनी संपत्ति है। जमीनें 1947 में भारत सरकार के 1950 के कानून में आवंटन का प्रोविजन किया गया था। 2 कानून 1950 में आए, 2 कानून 1951 में आए और 1 कानून 1954 में आया। उन कानूनों का निरसन जब केंद्रीय सरकार, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी यूपीए में, और जो वृंदा करांची यहाँ आई थी वो भी उस समय राज्यसभा की मेंबर थी, उस समय जो इन गरीबों के साथ कुठाराघात किया 2005 में मनमोहन सिंह जी सरकार ने, तब वो अगर बोलते तो हम इनको हितैषी मानते। उसके बाद में 2008 में माननीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया कि ये सारी कस्टोडियन जमीनें इसको शिवाचक घोषित कर दिया जाए। और 2009 में जब गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक बाकायदा आदेश निकाल करके इन सारी कस्टोडियन भूमियों को, निष्क्रांत भूमियों को शिवाचक घोषित किया। उस समय एमएलए कौन था 2009 में? राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था जो अपने गिरिबान में झांक करके देखे जब गरीबों के साथ अत्याचार, अन्याय और दबाव पड़ रहा था, उस समय तो वो बोले नहीं। और 18 से 23 के बीच में मंत्री और विधायक रहे, तब भी नहीं बोले। और ये जितने पत्राचार किए मैंने किए, और राजस्थान की विधानसभा में 2025 में प्रश्न के माध्यम से मैंने जानकारी प्राप्त की, और उस जानकारी में जब ये आया कि इस डीडवाना में 1 इंच भूमि भी कस्टोडियन नहीं है 2009 के बाद में, और 2011 के ऑर्डर, 2009 के ऑर्डर में लेकर के आया हूं और आपको मैं दिखाऊंगा। उस समय हुई जमीनें ये शिवाचक, तो ये तो राज्य सरकार की जमीनें बन गई। अब उनको हक दिलाने की बात है, तो हक का रास्ता यहाँ लोकल यूनिट में जो है जिला कलेक्टर, एसडीएम, ऊपर जो है रेवेन्यू सेक्रेटरी, रेवेन्यू मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर है। इन्होंने आज तक इनसे कभी बात भी नहीं की। पिछली बार मैं आया और मैंने कलेक्टर साहब से खुद आग्रह किया कि इनको भी बुला करके बात करिए, ये भी हमारे ही लोग हैं, इनको बुला करके बात करिए। ये जो धरना था, ये धरना जमीनों के लिए नहीं था। मैं इसके लिए एक दिन अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और डीडवाना के पत्रकारों को, डीडवाना की जनता को बताऊंगा कि किस तरीके से कौन व्यक्ति किस तरीके से इन जमीनों में लिप्त है। क्योंकि आज खुशी का दिन है, मैं खुशी को काफुर नहीं करना चाहता। और ये ऑर्डर मतलब अभी जो है जिला कलेक्टर जी को और ये आपको भी मैं ऑर्डर देके जा रहा हूँ, और इस ऑर्डर को पढ़ लीजिए, इसी से ही लोगों का भला होने वाला है। और मेरे पास एक ऑर्डर है 1950 से लेकर 2025 तक के जितनी राज्य सरकार और भारत सरकार के जितने ऑर्डर हैं मेरी गाड़ी में पड़े हैं, वो आप देख सकते हो। और कब ये जमीनें कस्टोडियन हुई, और मैं फिर एक बार चेता करके जा रहा हूँ कि मेरे को मतलब जो है मैं मेरा काम कर रहा हूँ। मेरा काम राजनीति करना नहीं है, मैं राजनीति मैंने आज तक नहीं की। मेरा काम है सेवा, उनका काम है राजनीति। जिनकी आप चर्चा कर रहे हो वो राजनीति कर रहे हैं, और मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ। मैं गरीबों के साथ था, गरीबों के साथ हूँ और गरीबों के साथ रहूंगा। और मैं पहले भी कहता था कि जय जय जनता, जय जय डीडवाना, ये मेरा नारा कभी झुकेगा नहीं। किसी के सोशल मीडिया पर चलाने से जय जय जनता और जय जय डीडवाना झुकेगा नहीं। ये हमेशा जय डीडवाना था, जय डीडवाना है और जय जनता रहेगा। इसलिए इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। इन गरीबों का भला होना चाहिए, और वो होगा रास्ते चलने से, कानून के दायरे में रहने से। शिवाचक जमीन जो राज्य सरकार की हो चुकी है, वो राज्य सरकार की मतलब कानून, नियम और अधिनियम के तहत ही इन गरीबों को मिलेगी। और इनके हक के लिए जिस दिन मुझे सड़क पर आना होगा मैं आऊंगा। लेकिन अब मुझे लगता है
कि जब सरकार ने मेरे इतने आग्रह को माना है, मैं भजनलाल जी का फिर आभार व्यक्त करता हूँ और हेमंत मीणा जी का करता हूँ कि भाई उन्होंने मेरे बार बार के आग्रह को 2024 से जब मैं उनको ज्ञापन दे रहा हूँ, उनसे मिल रहा हूँ, सचिवालय में ले जाकर के मिला रहा हूँ लोगों को, और जो वास्तविक जमीन के मालिक हैं, वास्तव में जो दुखी हैं, उनको मैंने ले जाकर के मिलाया है। मैंने किसी नेता को नहीं मिलाया। राज्य सरकार ने किसानों की जो लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि भाई कस्टोडियन भूमि है, हमारी है, वर्षों पुरानी है, तो इसको लेकर एक कमेटी बनाती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सीनियर डिप्टी सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, जिसमें 3 तहसीलदार और 1 डीएलआर को रखा गया है। ये कमेटी अब इस चीज का बहुत बारीकी से अध्ययन करेगी कि कस्टोडियन भूमि में के दस्तावेजों को देखेगी और जो भी सरकार जो निर्णय लेगी उसके अनुसार ये सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तो एक अच्छा है, ये हमारे जो काश्तकार थे या कस्टोडियन भूमि से जुड़े हुए जो लोग थे, वो यही चाहते थे कि सरकार में उनकी बात को सुना जाए, और सरकार शुरू से ही, राज्य सरकार किसानों के प्रति, आम आदमी के प्रति बहुत संवेदनशील रही है और आगे बढ़कर उनकी मदद करती रही है और उनकी बातों को सुनती रही है। राजस्थान में किसानों को खाद की कमी न होने देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर उचित प्रबंध किए जा रहे हैं। सरकार ने यूरिया समेत आवश्यक खाद की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित की है ताकि किसान अपनी फसल के लिए कभी परेशान न हो। टोंक जिला सरसों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने टोंक में मांग से अधिक खाद उपलब्ध करवाई है। इससे किसानों को फसल के लिए खाद की कमी जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। विभागीय अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि वे क्षमता के अनुसार ही खाद का उपयोग करें ताकि संसाधनों का सही उपयोग हो और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिले। भारत सरकार के 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। उपनिदेशक महिला अधिकारिता श्री राजेश कुमार ने कार्यशाला में बाल विवाह मुक्त अभियान के 3 चरणों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि वे इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएं और बाल विवाह के मामलों की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दें। जेंडर स्पेशलिस्ट पूजा वसुमती ने छात्र और छात्राओं को बाल विवाह से होने वाले दुष्प्रभाव, महिलाओं के साथ हिंसा और जेंडर संवेदनशीलता के बारे में जानकारी प्रदान की। भरतपुर नगर निगम ने यूडी टैक्स बकायेदारों पर सख्ती दिखाते हुए शहर में 3 प्रतिष्ठानों की प्रॉपर्टी सीज कर दी। लंबे समय से टैक्स बकाया रखने वाले इन प्रतिष्ठानों को पहले कई नोटिस दिए गए थे, लेकिन नोटिसों के बावजूद टैक्स जमा नहीं होने पर निगम ने यह कदम उठाया। सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्री बलकरण और एआई श्री कालूराम सेन के नेतृत्व में नगर निगम की टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित चौधरी मोटर्स, जेके टायर और ईदगाह कॉलोनी स्थित ताज वेल्डिंग पर कार्रवाई की। इन प्रतिष्ठानों पर 1 से 2 लाख रुपए तक का यूडी टैक्स बकाया था। आज इन दुकानों को सीज किया गया जिनको यूडी टैक्स बकाया था। इनको 4 नोटिस दे दिए, फिर भी इन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, ना कोई आपत्ति लगाई भी हमारा कुछ गड़बड़ है। फिर आज लास्ट में यही चाह रहा था भी सीज करने का, अंतिम नोटिस भी दिया गया था, फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया, जमा नहीं करवाया, इसलिए आज सीज की जा रही है। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा राजस्थान सरकार की पहल के तहत कृषि विद्यार्थियों को विदेशों में पढ़ाई के अवसर प्रदान करने हेतु बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कृषि महाविद्यालय भुसावर के स्टाफ और विद्यार्थी ऑनलाइन शामिल हुए। विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर पीएस चौहान ने बताया कि मेहनती और लगनशील विद्यार्थियों के लिए विदेशों में पढ़ाई के पर्याप्त अवसर हैं। उन्होंने कहा कि भारत की 6ठी अधिष्ठाता समिति ने कृषि पाठ्यक्रम को विश्व स्तरीय बनाकर लागू किया है, जिससे विदेशी डिग्रियां भारत में भी मान्य हैं। आज श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर पीएस चौहान साहब की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ाई के अवसर प्रदान करने की चर्चा की गई। हमारे बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन उनको झिझक है लैंग्वेज संबंधी, विदेश में जाने की, रहने की, पैसे की, तो उन सब के बारे में बताया गया कि नहीं, सरकार इनको स्कॉलरशिप देती है और जो बच्चे मेहनती और लगनशील होते हैं वो विदेशों में पढ़ाई कर सकते हैं और उनकी मान्यता भारत में भी है। वो ज़रूरी नहीं है कि विदेश में पढ़ाई करके नौकरी विदेश में ही करें, वो भारत में आके भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की सीनियर रिसर्च कोऑर्डिनेटर
डॉक्टर संधू शिवराण भी थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने नोएडा में एक उस यूनिवर्सिटी का केंद्र खोला है और उससे संपर्क करके विदेशों में जो प्रोसीजर है उसको फॉलो कर सकते हैं। हमने भी इसके लिए एक हेल्प डेस्क बनाया हुआ है कृषि महाविद्यालय भुसावल पर। हमारे विद्यार्थियों को भी हम विदेश में जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन अभियान के तहत बांसवाड़ा जिले में जमीनों का नया सर्वे कार्य तेजी से चल रहा है। इस अभियान में राजस्थान के 11 जिलों को शामिल किया गया है, जिनमें बांसवाड़ा भी शामिल है। जिले की बांसवाड़ा और घाटोल तहसीलों में 322 गांवों में सर्वे का कार्य शुरू हो चुका है। बांसवाड़ा तहसील के 141 गांवों का सर्वे पूरा कर 15 जनवरी तक रिपोर्ट भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य इस अभियान के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड को सटीक, आधुनिक और डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना है, ताकि प्रदेश में हो रहे जमीनी विवादों का समाधान आसानी से किया जा सके। सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत की पहल पर फलासिया के कुंडला मैदान में आयोजित सांसद खेल महोत्सव 2025 का समापन समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विजेता 11 टीमों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। जनरल रेफरी श्री मावराम दामा और श्री रमेश दरांगी ने सभी विजेता खिलाड़ियों को लोकसभा क्षेत्र में प्रतियोगिता के लिए तैयारी करने का आह्वान किया। विजेता टीमों को टी शर्ट पहनाकर सम्मानित किया गया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन शिक्षक श्री प्रकाश लोहार ने प्रस्तुत किया। MSJ कॉलेज में 3 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 12 और 13 दिसंबर को 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय है विकसित भारत की अवधारणा। इस सेमिनार में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली से विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ अपनी विशेषज्ञता साझा करेंगे। इसके साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन के स्पीकर्स ऑनलाइन माध्यम से इस सेमिनार में भाग लेंगे। सम्मेलन है वो MSJ कॉलेज और ABRSM के तत्वाधान में ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और इसमें जो विकसित भारत की जो अवधारणा है उससे रिलेटेड जो भी लेक्चर्स होंगे और इसमें डिफरेंट फील्ड के लोग हैं, जैसे मेडिकल साइंस है, एग्रीकल्चर साइंस के, उसके एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन देंगे, लेक्चर देंगे और उसका एक विज़न डॉक्यूमेंट डेवलप किया जाएगा, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी सबमिट किया जाएगा एक्शन लेने के लिए, क्योंकि एक्सपर्ट की जो ओपिनियन होती है वो गवर्नमेंट भी उसको मानती है। और इसके अतिरिक्त इसमें जो युवा लोग हैं उनके भी प्रेजेंटेशंस होंगे, क्योंकि जैसा हमारे PM का है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का है कि जो युवा लोग हैं उनसे भी आइडियाज़ लिया जाना चाहिए, तो उनके भी प्रेजेंटेशन रहेंगे। और जो छात्र हैं जो कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है उनसे भी पोस्टर प्रेजेंटेशन के द्वारा आइडियाज़ लिए जाएंगे और अच्छे पोस्टर्स को उनको हम अवार्ड भी देंगे। भरतपुर जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत आयोजित जल ग्रहण महोत्सव की श्रृंखला में भरतपुर विकास प्राधिकरण ऑडिटोरियम में संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी ने कहा कि वर्तमान समय में वर्षा जल संरक्षण कृषि और भूजल संरक्षण दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। उन्होंने बताया कि वर्षा जल के प्रभावी उपयोग से कम लागत में अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है और भूजल स्तर को संरक्षित किया जा सकता है। जिला कलेक्टर ने किसानों से वर्षा जल संरक्षण तकनीक अपनाने और अन्य किसानों को प्रेरित करने का आह्वान किया। जल स्वावलंबन कार्यक्रम का संभाग स्तरीय कार्यक्रम था। मेनली जो किसान जिन्होंने पूरे राजस्थान स्तर के ऊपर पुरस्कार जीते हैं उनको पुरस्कारित करने का था और किसानों के लिए गोष्ठी है आज की, पानी का कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है, क्या अलग अलग विधियाँ हो सकती हैं, टेक्निक हो सकती हैं, किस किस किस्म की खेती में क्या चीज़ पानी को कैसे बचाया जा सकता है और अपने ही खेत का पानी कैसे पर्याप्त है अपने खेत की खेती के लिए, चाहे साल में आप 3 खेतियां करना चाहें फार्म पाउंड या बाकी चीज़ों के साथ में, तो उसके ऊपर ये गोष्ठी थी और पूरे संभाग के किसान यहाँ आए हुए। PM-KSY योजना अंतर्गत ये हर संभाग पर ये संभाग स्तरीय वाटरशेड महोत्सव रखा गया है। इसमें हमने जो हमारी परियोजना क्षेत्र में से हर परियोजना से 20 किसान इसमें हमने बुलाए और उसी आधार पर यहाँ आज करीब 600 से 700 के बीच में हमारे किसान यहाँ आए हैं, जो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, डीग और भरतपुर, इस तरह से। और इनको एक जन जागरूकता के हिसाब से इसका मकसद है मेन लोगों को जल संरक्षण और मृदा संरक्षण के प्रति जागरूक करना।
लोगों को इसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके और किस हिसाब से इनका विकास हो सके गांव के लोगों का, जो गांव के स्तर पर ही उनको अपने जीवन यापन कर सके। इस तरह इसका मेन उद्देश्य है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना। छोकरावाड़ा कला, ब्लॉक भुसावर, जिला भरतपुर से हूँ। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी द्वारा देश के अंदर जो किसानों की जागृति के लिए, किसानों के हित के लिए ये रेन वाटर संरक्षित का या किसानों के लिए फार्म पॉन्ड बनाकर सिंचाई में सुविधा देने के लिए, उनकी आमदनी को दुगना करने के लिए ये योजना बनाई है। वो ये बहुत अच्छी है सरकार की योजना। और मैं ये कहता हूँ ये योजनाएं सतत चलनी चाहिए, क्योंकि कुछ जागरूकता जब तक किसानों में आती है और उस क्षेत्र की योजनाएं वो बंद हो जाती है, तो ये सतत चलनी चाहिए, जिससे किसानों की आजकल दयनीय स्थिति है उसमें सुधार किया जा सके। जैसे मेरे यहाँ फार्म पॉन्ड बनाया गया है, उससे सिंचाई तो होती है, उसके साथ साथ बागवानी में भी पेड़ों की सिंचाई के लिए भी वो पानी काम आ रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा के लिए जिला स्तरीय समितियों एवं बाल संरक्षण इकाई की त्रैमासिक बैठक जिला कलेक्टर श्री पीयूष समारिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने नशे की रोकथाम पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए निर्देश दिए कि जिले में व्यापक, सघन और बहुस्तरीय नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दवा दुकान पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगे हों और किसी भी स्थिति में प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री न हो। उदयपुर में बढ़ती ठंड के बीच एक अनोखी सामाजिक पहल, एक छोटी सी पहल अपने अपनों के लिए की शुरुआत की गई है, जो रात के समय चौराहों, फुटपाथों और चबूतरों पर सोने वाले जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने का काम करेगी। इस अभियान के तहत टीम शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर खुले आसमान के नीचे सो रहे व्यक्तियों को कंबल ओढ़ाकर ठंड से बचाने का काम करेगी। इसका उद्देश्य उन लोगों तक मदद पहुंचाना है जिन्हें वास्तव में इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सोचे समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।